Hello everyone, welcome to Dronacharya IAS, and today we are going to discuss some of the very important current affairs from the Hindu newspaper. आइए शुरू करते हैं डिस्कशन. द वेरी फर्स्ट आर्टिकल हियर इज रिलेटेड टू द वाटर हार्वेस्टिंग इन राजस्थान. सबसे पहले इस आर्टिकल के बारे में हम देख लेते हैं क्या डिस्कस किया गया है. कि आर्टिकल में बताया गया है कि राजस्थान में जो कैपिटल सिटी है जयपुर, उसके पास ही एक गांव में एक नई पहल शुरू करी गई है. ऑल्दो इस तरीके की जो इनिशिएटिव है वो इससे पहले भी कुछ गांव में यहाँ पर चालू करी गई थी, लेकिन स्पेशली आज ये आर्टिकल यहाँ पर कवर कर रहा है द वाटर हार्वेस्टिंग एस्पेक्ट. तो वाटर हार्वेस्टिंग जैसे आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो इसमें क्या किया जा रहा है कि एक 10 फीट डीप प्लास्टिक लाइन पोंड यहाँ पर बनाया जा रहा है. 5%, मान लो अगर 100% एरिया है तो उसके 5% हिस्से में एक गड्ढा यहाँ पर खोदा जाएगा, जिसके जो 10 मीटर डीप होगा. एक यहाँ पर एक टैंक बनाया जाएगा जिसमें प्लास्टिक लाइनिंग बिछाई जाएगी. एंड जैसे ही मॉनसून सीजन आएगा, जैसे ही बारिश यहाँ पर होगी, तो वो वाटर यहाँ स्टोर होगा एंड दैट विल बी यूज्ड फॉर द इरिगेशन पर्पस इन द नेक्स्ट क्रॉपिंग सीजन एज वेल. तो यहाँ पर ये जो वाटर हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट है, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, दैट इज गोइंग टू हेल्प द फार्मर्स वेरी मच. तो यहाँ पर ये बताया गया है कि इससे पहले जैसे वो सिर्फ बाजरा या जो बहुत कम जिन क्रॉप्स को पानी की जरूरत होती है सिर्फ उन्हीं को उगा पाते थे, लेकिन इस तरीके की पहल के बाद, वाटर अवेलेबिलिटी होने के बाद, क्योंकि राजस्थान में जयपुर के आसपास जो एरियाज हैं दे स्पेशली इन द इरिगेशन एस्पेक्ट वो सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर पर डिपेंड करते थे. एंड जो ग्राउंड वाटर है उसकी रिप्लेनिशमेंट यहाँ पर हाफ से भी कम देखने को मिलती थी. कि मतलब अगर यूज 2 गुना हो रहा है तो रिप्लेनिश 1 भी नहीं हो रहा है, 1% भी नहीं हो रहा है, अगर 2% यहाँ पर ग्राउंड वाटर यूज हो रहा है. तो इसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो बहुत नीचे चला गया था. एंड दिस वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम is going to help the farmers a lot now, because ये available करेगा पानी को irrigation के लिए throughout the year. So that is why यहाँ पर जो farmers हैं वो कह रहे हैं कि now we will be able to grow the water efficient crops also and the more valuable crops. क्योंकि अब तक जो crops ये उगा रहे थे they were not giving them so much of return, so much of value, return on investment नहीं था. So that is a very very important aspect here. तो water harvesting management is very very important because rain water harvesting specially हम बात करें तो उनको बहुत तरीके से किया जा सकता है. वेल्स बनाए जा सकते हैं, टैंक्स बनाए जा सकते हैं, पर्कोलेशन टैंक बनाए जा सकते हैं जिसमें पेबल्स, जिसमें स्टोन्स होते हैं, जिसकी वजह से जहां से पर्कोलेशन हो तो वाटर फिल्टर आउट भी हो जाए, बिकॉज रेन वाटर इज कंसिडर्ड टू बी वेरी वेरी प्योर, जस्ट इन केस यहाँ पर एसिड रेन ना होती हो, बिकॉज एसिड रेन इज मोर हार्मफुल देन दी नॉर्मल वाटर. तो दैट इज वाई यहाँ पर ये एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. आप ये वैसे स्पेसिफिकली ये आर्टिकल, ये केस स्टडी आपसे नहीं पूछी जाएगी, हो सकता है ये आपसे एथिक्स में पूछा जा सके एज अ केस स्टडी कि भाई यहाँ पर कोई राजस्थान के जो गांव हैं वहाँ पर हम किस तरीके से वाटर हार्वेस्टिंग को प्रमोट कर सकते हैं. बहुत सारे फार्मर्स हैं आपके पास आए हैं कि हमारे पास इरिगेशन के लिए पानी नहीं है, एंड वाटर पंप से हम जब ग्राउंड वाटर को निकालते हैं तो उसमें भी पानी बहुत ज़्यादा हमें नहीं मिल रहा है, एंड साथ में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रही है, एंड हमारे लिए जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वी आर नॉट गेटिंग दैट मच ऑफ रिटर्न, राइट. तो यहाँ पे एज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या आपसे कैसे यहाँ पर उम्मीद करी जाए कि आप क्या वे आउट सजेस्ट करेंगे, तो उसमें आप ये बहुत एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो सजेस्ट कर सकते हैं कि हम जमीन को ही, जमीन में ही ऑलरेडी जो ये इनिशिएटिव है ये IITians ने यहाँ पर ये पुट फॉरवर्ड किया है. यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जब ये IIT खड़गपुर से विप्रा गोयल हैं जिन्होंने इसमें फार्मर्स के साथ काम किया है, 50 ऐसे पोन्ड्स वो ऑलरेडी कर चुके हैं, 25 और यहाँ पर बनाने हैं, एंड इट इज गोइंग टू हेल्प समवेयर अराउंड 50,000 विलेजर्स फॉर द इरिगेशन ऑफ देयर फील्ड्स. तो यहाँ पर ये पूछा जा सकता है आपसे, बहुत लाजमी है कि किस तरीके से हम इसमें आगे कौन से स्टेप्स ले सकते हैं. तो एक एग्जाम्पल आप ये भी बता सकते हैं. प्लस ये मेंस में जब भी वाटर हार्वेस्टिंग की बात आएगी कि रन ऑफ को बचाना है, ठीक है, वाटर हार्वेस्टिंग करनी है, रेन वाटर को बचाना है, उनको रन ऑफ होने से बचाना है, सॉइल इरोजन होने से बचाना है, क्या यहाँ पर आप प्रोसेस ले सकते हैं. तो दिस कैन बी अ गुड एग्जाम्पल फॉर योर आंसर राइटिंग. एंड ऑल्सो इन द इंटरव्यू प्रोग्राम आप यहाँ पर ये बता सकते हैं कि अभी रिसेंटली हमने राजस्थान में एक एग्जाम्पल देखा है जयपुर के विलेजेस के पास ही, जहाँ पर विलेज पंचायत जयपुर डिस्ट्रिक्ट आम्बेर ब्लॉक इज द सेकेंड प्लेस इन द स्टेट सिलेक्टेड फॉर द रेन वाटर हार्वेस्टिंग. इससे पहले भी यहाँ पर क्या था, कई और जगह दौसा डिस्ट्रिक्ट में पहले हो चुका है, अब ये आम्बेर ब्लॉक में यहाँ पर जयपुर के किसी गांव में ये किया जा रहा है, एंड इट इज गोइंग टू हेल्प समवेयर अराउंड 50,000 विलेजर्स, राइट. सो दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल. काइंडली गिव दिस आर्टिकल एंड read, then let us move to the next article now. Okay.
इंपॉर्टेंट आर्टिकल। वैसे बिहेवियरल जो इंस्टिंक्ट है वो आपसे यूपीएससी आजकल पूछना चाहता है, बहुत बार पूछ भी चुके हैं कि कोई भी स्पीशीज है उसका बिहेवियर कैसा है, कि वो रात में जागते हैं या उनका जेस्टेशन पीरियड क्या है, या वो अपनी टेरिटरी कैसे मार्क करते हैं। 2024 में ही हमें टाइगर से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले थे। देन नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर अभी आज जो आर्टिकल आया है इसमें क्या बताया गया है, नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव, बट ये आपको इंस्टिंक्ट दिखाता है एनिमल की। वाइल्डर जो यहाँ पर ग्रेस है, वाइल्डर ग्रेस दिखाई गई है। तो क्या बात हुई यहाँ पर कि जो केरला है उसमें इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में जो कार्डमम हिल्स है, कार्डमम प्लांटेशंस हैं, वहां पर एक टाइगर एक डॉग को चेस करते करते Probably they fell into a pit and वहां पर लगभग 5 घंटे वो साथ ही बैठे रहे, जैसे आपको यहाँ पर इसमें स्क्रीन पर दिख रहा है। तो उन्होंने एक दूसरे को कोई हार्म नहीं पहुंचाया एंड उन्होंने मतलब डॉग तो क्या ही हार्म पहुंचाएगा, टाइगर ने डॉग को खाया नहीं है। तो ये जो इंस्टिंक्ट यहाँ पर बोल रहे हैं कि इंस्टिंक्ट टू सर्वाइवल और टू लिव ओवर रूल्स द इंपल्स टू हंट, कि यहाँ पर टाइगर के लिए बचना, बिकॉज टाइगर कुड ऑल्सो फील अ सेंस ऑफ डेंजर कि हम कहीं पर फंस गए हैं, तो यहाँ पर वो सेंस कर पा रहे थे। दैट इज वाई हिज will to hunt was overpowered, overcome by the will to live, will to survive। यहां पर हंटिंग के बजाय उन्होंने सर्वाइवल के लिए इंतजार करना बेटर समझा एंड फिर उनको बाद में यहां पर बहुत इजीली रेस्क्यू कर लिया गया है एंड फाइनली उनको पेरियार टाइगर रिजर्व में भेज दिया गया है। सो फ्रॉम हियर वी कैन अंडरस्टैंड द पेरियार टाइगर रिजर्व इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ऐसे ऐसे आर्टिकल्स अपने आप में बहुत ज्यादा डिस्कशन के पार्ट नहीं होते हैं, लेकिन कुछ इसमें ऐसे नाम आ जाते हैं जिसकी वजह से हमारा डिस्कशन अगेन एक रिवीजन मोड में चला जाता है। सो पेरियार टाइगर रिजर्व एवरीवन नोज इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ केरला एंड यहाँ पे जो इसका नाम है दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द रिवर पेरियार, जो इसी पेरियार टाइगर रिजर्व के कहीं डीप इनसाइड ओरिजिनेट होके आती है। पेरियार के साथ साथ उसकी एक ट्रिब्यूटरी भी है मुलैयार रिवर जो इसमें ज्वाइन होती है, साथ में एक और रिवर है पेम्बा रिवर विच फ्लोज थ्रू द पेरियार टाइगर रिजर्व। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट रिवर्स विच फ्लो दिस फ्रॉम दिस टाइगर रिजर्व। अगर हम टाइगर रिजर्व की बात करें तो इससे पहले ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसको 1950 में डिक्लेयर कर दिया गया था, लेकिन फिर इसको 1978 में टाइगर रिजर्व के अंदर टाइगर रिजर्व जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसके अंदर टाइगर रिजर्व इसको क्या कर दिया था, डिक्लेयर कर दिया था। राइट, तो हम टाइगर रिजर्व की अगर इन जनरल बात करें तो यहाँ पे कुछ ट्राइबल ग्रुप्स भी रहते हैं, जैसे पल्लियन है, मन्नन है, ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं। प्लस जो यहाँ के अगर हम स्पीशीज की बात करें, स्पेशल जो ये रेजिडेंस है किसी स्पीशीज का, हैबिटेशन है किसी स्पीशीज का, तो नीलगिरी तहर है, लायन टेल्ड मकेक है, ये एलिफेंट्स हैं, टाइगर्स हैं, तो ये इनकी नेचुरल हैबिटेट्स यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। अगर हम बात करें वेजिटेशन की तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है, मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट है, प्लस ग्रासलैंड्स भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगर हम टाइगर रिजर्व की प्रॉपर तरीके से बात करें तो इंडिया में अभी रिसेंटली करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग हम देखें तो माधव टाइगर रिजर्व हैज बीन डिक्लेयर्ड एज 58th टाइगर रिजर्व इन इंडिया। तो माधव टाइगर रिजर्व हमारे लिए वैसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। राइट, एंड माधव टाइगर रिजर्व को यहां पर डिक्लेयर करते ही जो मध्य प्रदेश स्टेट है दैट बिकम्स द ओनली स्टेट व्हिच हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व। राइट, मध्य प्रदेश में अब पूरे इंडिया में जितने भी टाइगर रिजर्व है, जिस भी स्टेट में टाइगर रिजर्व प्रेजेंट है, सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व अब कहां पर प्रेजेंट है, मध्य प्रदेश में। तो ऐसे क्वेश्चंस यहां पर फॉर्मुलेट हो सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, तो प्रोजेक्ट टाइगर यहां पर स्टार्ट किया गया था 1973 में, देन उसके बाद 2006 में एक NTCA बनाई गई थी, that is National Tiger Conservation Authority, which according to the under the Wildlife Protection Act 1972। तो इसकी वजह से जो NTCA ने क्या दे दिया, प्रोजेक्ट टाइगर को एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी दे दी है। यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर या NTCA के अंडर क्या यहाँ पर प्रोग्रेस ली जाती है, क्या यहाँ पर काम किया जाता है। तो सबसे पहला काम यहाँ पर होता है कि उनको जो आसपास जितना भी यहाँ पर जो भी टाइगर रिजर्व है उसमें हैबिटेशन को प्रोटेक्ट करना होता है, टाइगर को कंजर्व करना होता
होता है, उनका प्रे बेस यहाँ पर मेंटेन करना होता है, प्लस जो कॉरिडोर है माइग्रेशन का उसको भी यहाँ पर मैनेज करना होता है, प्लस जो कोर एरियाज एंड बफर जोन्स हैं उनको भी प्रॉपर तरीके से यहाँ पर मैनेज करना होता है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट टाइगर की अगर हम बात करें तो मैंने दोबारा से मैं आपको बताना चाहूंगी कि 2023 में इसने अभी 50 जो अपने साल हैं वो पूरे करे हैं, एंड उसी के बाद हमें 2024 में क्वेश्चन देखने को मिला था टाइगर के ऊपर, तो इंपॉर्टेंट रहता है। अभी इस बार हमने देखा मार्च में ही जो माधव टाइगर रिजर्व है उसको डिक्लेयर किया गया था, सो उसकी वजह से अगेन टाइगर विल बिकम इंपॉर्टेंट। टाइगर का अगर हम IUCN स्टेटस देखें तो ये है एंडेंजर्ड, राइट, इसको याद रखना, एंड अपेंडिक्स 1 में फॉल करता है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में, एंड शेड्यूल 1 ऑब्वियसली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में ही आएगा, इसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज एन अम्ब्रेला एंड अ फ्लैगशिप स्पीशीज। अम्ब्रेला स्पीशीज वो होती हैं कि जिसको हम एक स्पीशीज को प्रोटेक्ट करें तो उसके छत्र छाया में, बिकॉज अम्ब्रेला गिव्स छाया, तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं कि उसकी छत्र छाया में बाकी सारी जो स्पीशीज हैं वो भी अपने आप क्या हो जाती हैं, कंजर्व हो जाती है, प्रोटेक्ट हो जाती है। क्योंकि मैंने आपको बताया NTCA का काम भी क्या है, जो प्रे बेस है उसको इंप्रूव करना, ताकि जो खाना है टाइगर्स के लिए वो हर समय अवेलेबल रहे, वो हंटिंग करते रहे, एंड उसको करने के लिए जो दूसरी स्पीशीज है जो उसका प्रे बेस है उसको इंप्रूव करना पड़ेगा। सो दैट इज व्हाई इट इज एन अम्ब्रेला स्पीशीज। प्लस फ्लैगशिप स्पीशीज भी है कि इसको ये एक सिंबल है कि किस तरीके से हमें एक स्पीशीज को यहां पर कंजर्व करना है, स्पेशली इस स्पीशीज के लिए स्पेशल एफर्ट्स लगाए जाते हैं फॉर इट्स इंप्रूवमेंट, राइट। देन इफ वी टॉक अबाउट द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया, तो वो कौन सा है, ये क्वेश्चंस आ चुके हैं यूपीएससी में। लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इंडिया में कौन सा है, नागार्जुन श्रीशैलम नेशनल पार्क, सॉरी टाइगर रिजर्व हम उसको बोलेंगे, नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। वो कौन सी स्टेट में है, आंध्र प्रदेश में है। सबसे छोटा टाइगर रिजर्व बोले तो बोर है, महाराष्ट्र में। सबसे ज्यादा डेंसिटी मतलब पॉपुलेशन सबसे ज्यादा किसमें है, बेशक एरिया नागार्जुन का ज्यादा है लेकिन डेंसिटी कहां पर सबसे ज्यादा है, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में, दैट इज इन दी उत्तराखंड स्टेट। ठीक है, तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड आपको याद रखना है दी उत्तराखंड स्टेट। साथ में माधव नेशनल पार्क, माधव टाइगर रिजर्व की वजह से भी आपको अब मध्य प्रदेश के जो टाइगर रिजर्व हैं वो आपके लिए अगेन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया है अभी टाइगर रिजर्व्स के बारे में, हमने डिस्कस किया है टाइगर के बारे में भी। टाइगर एक सबसे लार्जेस्ट जो इसकी स्पीशीज है, कैट स्पीशीज है, उसमें सबसे लार्जेस्ट में आते हैं टाइगर्स, राइट। देन उसके बाद 29 जुलाई को वर्ल्ड टाइगर डे सेलिब्रेट किया जाता है। नाउ वी हैव डिस्कस्ड दिस आर्टिकल इन इट्स कंप्लीट सेंस। यहाँ पर एक और बहुत ही सुंदर लाइन लिखी गई है, यहाँ पर बताया गया है, बोला गया है, ये आप अपने जब भी आप एनवायरमेंट का कोई मेंस का आंसर राइटिंग कर रहे हैं या फिर आप ऐसे यूज कर रहे हैं तो उसमें आप ये इस तरीके की चीजें लिख सकते हैं, एंड इट कैन बी अ सेंस ऑफ सीख, इट कैन बी अ सेंस ऑफ लर्निंग फॉर द ह्यूमन बींग्स ऑल्सो, राइट। कैसे, यहाँ पर बोला गया इन सच सिचुएशंस वाइल्ड एनिमल्स यूजुअली डोंट अटैक। ऐसी सिचुएशन में जब डेंजर आता है तो एक दूसरे को अटैक नहीं करते हैं, रादर दे ओनली एम टू एस्केप द डेंजर। इंसानों के लिए बहुत अच्छी सीख हो सकती है कि जब डेंजर आए, जस्ट लाइक ग्लोबल वार्मिंग आए, राइट, या फिर ऐसे सुनामी, ऐसे फ्लड जैसे कोई भी सिचुएशन आती है, अर्थक्वेक जैसी सिचुएशन आती है, तो एक दूसरे को ब्लेम करने के बजाय हमें क्या होना चाहिए, अपनी लिविंग, अपनी सर्वाइवल के लिए फाइट करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग अदर कंट्रीज वी शुड टेक आवर ओन एक्शंस। यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट बात है। एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्लिम्स ऑफ वाइल्डरनेस ग्रेस, कि वाइल्डरनेस में भी, वाइल्ड एनिमल्स में भी एक ग्रेस होती है, एंड वेयर सर्वाइवल एक्लिप्स्ड सेवेजरी, की जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट थी, जीने की जो इच्छा थी, जीने की जो चाह थी, उसने ढक लिया, उसने कवर कर लिया सेवेजरी, जो वाइल्डरनेस है, जो हंटिंग इसकी जो टेंडेंसी है उसको ढक लिया यहाँ पर। तो ये एक इंपॉर्टेंट फ्रेज है, आप चाहें तो इसको कहीं भी नोट डाउन कर सकते हैं। अदरवाइज हमने टाइगर रिजर्व्स, टाइगर एंड टाइगर रिजर्व्स में डेंसिटी के बेस पर, एरिया के बेस पे हमने ये सारा सब कुछ होलिस्टिकली यहाँ पर डिस्कस किया है। स्पेशली पेरियार टाइगर रिजर्व वेस्टर्न घाट ऑफ केरला में ये यहाँ पर लोकेटेड है। रिवर्स हमने देख लिए हैं यहाँ पर, कब इसको टाइगर रिजर्व बनाया गया था, कौन सी इसकी वेजिटेशन है, कौन सी इसमें स्पीशीज रहती हैं, हमने सब यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, राइट। अगर आपको दोबारा से रिवाइज करना है, आप इस वीडियो को दोबारा से चला के शुरू से फिर से इसको रिवाइज कर सकते हैं, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे चलते हैं। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड।
Yes, this article is important for today. So PM to visit Cyprus and Croatia during his trip to Canada. अब कनाडा क्यों जा रहे हैं? क्योंकि कनाडा में अभी G7 की समिट होने वाली है। तो G7 की समिट, G7 हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, अगर आपने नहीं देखा है तो वहां जाकर देख सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर भी रिवाइज करेंगे हम G7 के बारे में। तो कनाडा ने इन्वाइट भेजा है, बिकॉज इंडिया इज नॉट अ पार्ट, इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ G7। ऑब्वियसली सिर्फ 7 कंट्रीज हैं, लेकिन बहुत सारे अनऑफिशियल इन्वाइट्स दिए जाते, सॉरी ऑफिशियल इनवाइट्स दिए जाते हैं नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को, जो यहां पर मेंबर नहीं है उनको भी इनवाइट किया जाता है। एंड दीज आर दी प्लेटफॉर्म्स जहां पर बायलैटरल टॉक्स हो सकती हैं डेवलप नेशन के साथ, राइट। तो इसके साथ साथ कनाडा होते हुए, कनाडा की ट्रिप के साथ साथ वो सिप्रस एंड क्रोएशिया को भी विजिट करते हुए आएंगे। एंड सिप्रस एंड क्रोएशिया विल नाउ बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द मैप पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द इंटरनेशनल रिलेशन पर्सपेक्टिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू टुडे, राइट। सो लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट प्राइम मिनिस्टर टू विजिट सिप्रस क्रोएशिया ड्यूरिंग हिज ट्रिप टू कनाडा। सबसे पहले G7 की बात कर लेते हैं। जून 15 to 17 जो ये समिट होने वाली है G7, सबसे पहले G7 क्या है? ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज है, ठीक है जी। तो ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज ये कब बना था? सबसे पहले तो ये जो 1973 का ऑयल क्राइसिस था, उसके बाद एक फाइनेंशियल क्राइसिस उसको फॉलो करता है। एंड उसी के एवज में, उसी के एजेस में यहाँ पर G6 जो मेंबर्स हैं, 6 कंट्रीज के जो मोस्ट एडवांस्ड, मोस्ट पावरफुल इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड हैं, उन्होंने एक मीटिंग करी है जिसको बोला जाता था G6 1975 में। देन अगले ही साल 1976 में कनाडा ने भी उसको ज्वाइन कर लिया। तो अब ये बन जाते हैं G7। G7 कौन कौन से? फ्रॉम द नॉर्दर्न अमेरिका। अगर आपसे बोले कि 1975 में G6 थे, G6 कौन कौन थे? यूएसए था। देन फ्रॉम द, यू मस्ट लर्न फ्रॉम द कॉन्टिनेंट पर्सपेक्टिव कि नॉर्थ अमेरिका से कौन कौन है, साउथ अमेरिका से कौन है, अफ्रीका से कौन है। कॉन्टिनेंट के बेस पर जब आप याद करोगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा उसको मेमोराइज करना, राइट। तो हम बात कर रहे हैं G7 की। पहले मैं G6 बता देती हूँ। G6 है यूएसए फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका। बाकी देखो, अब डेवलप्ड कंट्रीज की हम बात कर रहे हैं तो वो साउथ से तो नहीं आ रही हैं, राइट। तो वो कहाँ से है? द ग्लोबल नॉर्थ की बात करते हैं, डेवलप्ड नॉर्थ की बात करते हैं, तो वहीं से अब जो कंट्रीज हैं वो इसमें मेंबर है। तो यहाँ से नॉर्थ अमेरिका से है अमेरिका। देन इफ वी मूव टुवर्ड्स द यूरोप तो वहाँ से आते हैं फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, यूके है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद एशिया से कौन सी कंट्री है? इकलौती कंट्री ली गई थी, दैट इज जापान। सो दीज वर दी G6 कंट्रीज। देन उसके बाद यहाँ पर एक और कंट्री ऐड होती है 1976 में, दैट इज कनाडा। अब कनाडा ने भी यहाँ पर ज्वाइन कर लिया है और ये बन जाता है G7 कंट्रीज। देन 1997 में रशिया ने भी G7 कंट्रीज को ज्वाइन किया एंड ये बन जाता है अ ग्रुप ऑफ G8 कंट्रीज, राइट। लेकिन 2014 में एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया होता है बाय द रशियन गवर्नमेंट एंड उसकी वजह से जो G7 कंट्रीज हैं, दे यूनानिमसली डिसाइडेड to give Russia an exit from the G7 because they were against this annexation of the Crimea, ठीक है। तो इसके बाद फिर से G7, G6, G7 एंड देन G8 से वापस अब ये किस में आ गए हैं? G7 में आ गए हैं, राइट। देन उसके बाद अब यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि क्रोएशिया एंड सिप्रस में ये जाके आएंगे, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है विजिट करेंगे। तो यहाँ पर बोला गया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी विल बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम इंडिया हु इज टू विजिट द क्रोएशिया सिंस क्रोएशियाज फॉर्मेशन। 1991 में यूगोस्लाविया के डिसोल्यूशन के बाद क्रोएशिया की फॉर्मेशन हुई थी और उसके बाद सबसे पहली बार ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर है इंडिया का जो यहाँ पर विजिट करेगा, राइट। क्रोएशिया के हम स्पेशली अगर बात करें, क्रोएशिया की बाउंड्री लगती है एड्रियाटिक सी में। इसको बहुत अच्छे से याद करना है, एटलस खोलना है आपने एंड लोकेट करना है क्रोएशिया को। दिस इज योर होमवर्क, राइट। तो क्रोएशिया कहाँ है? क्रोएशिया की जो एक बॉर्डर है वो कहाँ लाई करता है? वो एड्रियाटिक सी में लाई करता है, राइट। इसकी जो बॉर्डरिंग कंट्रीज है उसमें स्लोवेनिया है, बोस्निया है, ये इंपॉर्टेंट इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज है। तो क्या अगर मैं बोलूं आपको कि जो क्रोएशिया है वो लैंड लॉक्ड कंट्री है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो, ठीक है। वो लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है क्योंकि इसकी जो बाउंड्री है, जो इसकी आप बोले वेस्टर्न बाउंड्री है, वो एड्रियाटिक सी से मिलती है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा है सिप्रस। सिप्रस की अगर हम बात करें तो ये एक आइलैंड नेशन है। आइलैंड कब बोलेंगे किसी भी नेशन को? एज मॉलडीव्स क्या है? मॉलडीव्स भी आइलैंड नेशन है, राइट। मॉरिशस क्या है? आइलैंड नेशन है। तो इसी तरीके से सिप्रस भी क्या है? एक आइलैंड नेशन है। लेकिन कौन से सी में लोकेटेड है? जैसे इंडियन ओशन में लोकेटेड है मॉलडीव्स, है ना। ऐसे ही हम यहाँ पर बात करें कि अगर हम सिप्रस की बात करें तो ये एक मेडिटेरेनियन आइलैंड नेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सिप्रस में जाना तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है अब इंडिया के लिए। यहाँ पर सिप्रस की बात करेंगे तो ये
बहुत ही पास है टर्की के, एंड सिप्रस ने हमेशा ही जो पहलगाम अटैक है उसको भी क्रिटिसाइज किया था, एंड सिप्रस ने खासकर जो कश्मीर इशू है इंडिया का, हमेशा इंडिया को इसमें सपोर्ट किया है। एंड ऑल दो इंडिया हैज ऑल्सो सपोर्टेड, बिकॉज जो यहाँ पर इनका टर्की के साथ जो इनका थोड़ा सा एक टसल चलता है उसमें इंडिया ने भी इनको खासा सपोर्ट किया है। प्लस सिप्रस ने हमेशा सपोर्ट किया है यूएन में इंडिया की परमानेंट सीट के लिए, जो वो एक अपना प्रपोजल भेजते हैं उसमें हमेशा सिप्रस ने साथ दिया है। सो दैट इज व्हाई दीज बोथ कंट्रीज आर नाउ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ में यहाँ पे क्रोएशिया ट्रिप की बात कर रहे हैं। क्रोएशिया में तो हमारे पीपल टू पीपल या फिर हम बोले कल्चरल टाइज भी है थ्रू इस्कॉन, प्लस यहाँ पर हमारे लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सिप्रस की ये बात रह गई है कि जो सिप्रस है वो अभी प्रेसिडेंट बनने वाला है काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन का 2026 में। तो इससे पहले ही हम क्या है अपनी जो डिप्लोमेसी है सिप्रस के साथ उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करने वाले हैं, ताकि हमें इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी यहाँ पे मिल पाए। डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल बेनिफिट्स तो ऑलरेडी वी आर फोकसिंग ऑन, बिकॉज टर्की ने क्या किया था ऑपरेशन सिंदूर के ड्यूरिंग, किसको हेल्प किया था? पाकिस्तान को हेल्प किया था। सो वी आर ऑल्सो गोइंग टू आस्क हेल्प फ्रॉम द सिप्रस एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू सपोर्ट सिप्रस अगेंस्ट टर्की जस्ट इन केस इफ रिक्वायर्ड, राइट। देन क्रोएशिया की यहाँ पर बात करें तो क्रोएशिया एंड जो क्रोएशिया मैंने आपको बताया कि ये क्या है, एड्रियाटिक सी से इसका बॉर्डर मैच होता है। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी, यहाँ इनकी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे इंडोलॉजिकल स्टडीज कैरी आउट होती है। प्लस यहाँ पर मैंने बताया इस्कॉन के थ्रू जो कल्चरल लिंक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में जो ये दोनों जो क्रोएशिया एंड सिप्रस जैसे जैसे इनकी इंपॉर्टेंस ग्रो हो रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बात करी जा रही है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर की, IMEC, राइट। ये जो कॉरिडोर है इनिशियली G7 ने कॉइन किया था 2021 में एज द पार्ट ऑफ पार्टनरशिप फॉर ग्रोथ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। तो उसके तहत 2021 में इसको कॉइन किया गया था। देन 2023 में G20 समिट में फाइनली कुछ सिग्नेटरीज थे, जिसमें इंडिया वाज वन ऑफ द सिग्नेटरी। इंडिया है, USA है, सऊदी अरेबिया है, फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, UAE है, इन सब ने मिलकर क्या किया था? साइन किया था इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसको साइन किया गया था 2023 में। तो उसमें क्रोएशिया एंड सिप्रस कैन बी इमर्जिंग पार्टनर्स। ये जो IMEC है इसको देखा जाता है एज एन ऑल्टरनेटिव टू दी CPEC, दैट इज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, राइट। एंड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भी ये क्या माना जाता है? एक ऑल्टरनेटिव माना जाता है। सो दैट इज व्हाई इसकी वजह से भी जो क्रोएशिया एंड सिप्रस है वो क्या है, एक पोटेंशियल पार्टिसिपेंट्स एंड इन्वेस्टर्स के थ्रू यहाँ पर क्या है उभर के आ सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। G7 आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। G7 की एनुअल समिट्स होती हैं। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल इज इंपॉर्टेंट, वेदर प्लेस स्पॉइल स्पोर्ट विद द शुक्ला's मिशन, नासा's मूव लॉन्च टू टुमारो। वी ऑल नो, वी हैव डिस्कस्ड दिस ऑन संडे ऑल्सो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा आर्टिकल आया था। उसमें सारे आपको माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट लाइन से 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 ऐसे 7 पॉइंट्स आपको दिए हुए थे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वैसे यहाँ पर अगर हम बात करें इंडियन गगन यात्री शुभांशु शुक्ला, बिकॉज गगनयान मिशन में शुभांशु शुक्ला इज गोइंग टू बी वन ऑफ दी 3 मेंबर्स जिनको क्रू में, जिनको स्पेस में भेजा जाएगा, राइट। गगनयान इज गोइंग टू बी इसरो's फर्स्ट मैन्ड मिशन ऑल्सो, राइट। तो उसमें यहाँ पर एक्सपीरियंस के लिए एक्सियम मिशन का भी यहाँ पर पार्ट बनाया जा रहा है। एक्सियम मिशन जो कि एक प्राइवेट स्पेस मिशन है, जिसमें स्पेस एक्स इज ऑल्सो गोइंग टू प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। स्पेस एक्स अपना जो क्रू है उसको किसमें, ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट में भेजने वाला है। ये एक रीयूजेबल क्रू स्पेस है, ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट है। साथ में इसमें जो रॉकेट लॉन्च किया जाएगा, जो लॉन्चर है इसमें वो है फाल्कन 9, जो कि दोबारा से स्पेस एक्स का है। तो ये सारा एक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ये मिशन जाने वाला है। इसका मेजर जो एम है वो है माइक्रोग्राविटी जो एक्सपेरिमेंट्स है वो वहां पर परफॉर्म करने हैं। हमने उस दिन भी टार्डीग्रेड्स का एग्जाम्पल देखा था, साइनोबैक्टीरिया का एग्जाम्पल देखा था, एल्गी का एग्जाम्पल देखा था। टीवी स्क्रीन्स या डिस्प्लेस का क्या वहां पर रोल रहेगा, जो मसल्स हैं उनका कैसे परफॉर्मेंस रहेगा, सीड्स का, क्रॉप सीड्स का क्या एग्जाम्पल, कैसे जर्मिनेट करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, वो सारे टेस्ट यहां पर किए जाएंगे। अगर हम इसकी बात करें, एक बार ये डॉक कर गया कहां पर, ISS पे। ISS जो कि एक 15 कंट्रीज का कोलैबोरेटिव स्पेस स्टेशन है, राइट। इंपॉर्टेंट कंट्रीज का कोलैबोरेटिव स्पेस स्टेशन है, जहां पर एक तरीके से आप ये कह सकते हो स्पेस में एक लेबोरेटरी है जहां पर वेरियस एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, राइट।
तो अगर हम बात करें वहां पर एक बार ये डॉक कर गया, वहां पर एक बार इसको स्टेशन कर दिया, तो कुछ यहाँ पर 14 दिन तक ये रहेंगे, 14 डेज तक, एंड वहां पर माइक्रोग्रेविटी रिसर्च की जाएगी, टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशंस करे जाएंगे, आउटरीच इवेंट्स करे जाएंगे, एंड अभी के लिए तो वो जो स्पेस में जो क्रू मेंबर्स हैं उनको ये है कि वो कल जाने वाले हैं, आज जाना था लेकिन वो स्पेस वेदर जो है बहुत ज्यादा तेज हवाएं चल रही हैं, जहां पर एसेंट जो इनका कॉरिडोर है वहां पर हवाएं इन फेवर नहीं है स्पेस मिशन के लॉन्च में, सो दैट इज वाई अब इनको डिले कर दिया गया है। कल होपफुली कल ये जो एग्जिम मिशन है इसको लॉन्च किया जाएगा, राइट। तो एग्जिम मिशन की हम बात करते हैं, आईएसएस की बात करें तो आईएसएस क्या है, एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, लगभग इंडिया से सॉरी नॉट इंडिया, अर्थ से ये 400 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड पर ये लोकेटेड है। साथ में इसमें जो इसका स्पीड ट्रेवल स्पीड है वो 7.21 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से वो वहां पर रिवॉल्व कर रहे होते हैं अराउंड द अर्थ, राइट। तो अब ये आप ये बोल सकते हो कि एक दिन में कहीं ना कहीं वो 16 बार चक्कर लगाते हैं इंडिया सॉरी ग्लोब का, अर्थ का, राइट। आईएसएस लगभग 16 बार एक दिन में पूरे ग्लोब का चक्कर लगाता है। सो दिस आर सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फॉर यू। एग्जिम मिशन इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट, गगनयान मिशन इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। देखना है अभी ये मिशन कब सक्सेसफुल होता है, कब ये लॉन्च होता है, कब ये वापस आते हैं, क्या वहां पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं एंड क्या उनका परफॉर्मेंस रहता है, एंड हाउ आर दीज एक्सपेरिमेंट्स गोइंग टू हेल्प सुभांशु शुक्ला, हु इज द ग्रुप कैप्टन इन दिस mission and also is the Gagan Yatri for the Gaganyaan mission, which will be launched by ISRO in the upcoming years, right? So that's all in today's discussion. Like the video, share the video, subscribe the channel. Thank you and have a nice day.